मैं अभी जब अफ़गानिस्तान पर वीडियो बना रहा था तो मैंने कहा था कि ये चूँकि 30 मिनट का वीडियो हो गया था तो मुझे लगा कि इसको 2 हिस्सों में कर दें। अब भारत का रुख क्या होना चाहिए? भारत को चूँकि आपसे जब मेंस में सवाल आएगा तो इंडिपेंडेंट, देखिए मेंस में जब भी इंटरनेशनल रिलेशन पर आईआर पर सवाल पूछे जाते हैं तो इंडिपेंडेंट नहीं पूछे जाते, उनका भारत से क्या रिलेशन है, हमारे देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको ध्यान में रख करके पूछे जाते हैं। देखिए अफ़गानिस्तान या तालिबान के साथ क्या रिलेशन रखा जाए, ये उसी तरीके की बात है कि किसी भी मुल्क के साथ भारत का क्या रिलेशन होना चाहिए। एक तो इंटरनेशनल रिलेशन में है नेबरली स्टेट्स के साथ हमारा क्या रिलेशन होना चाहिए, मालदीव के साथ क्या हो, श्रीलंका के साथ क्या हो, बांग्लादेश के साथ क्या हो, नेपाल के साथ क्या हो, भूटान के साथ क्या हो, पाकिस्तान के साथ क्या हो, चाइना के साथ क्या हो। तो उसी के उसी तरीके से ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ क्या हो। तो भारत का ये जो फॉरेन रिलेशन है, इसका जो आइडियल रिलेशनशिप का जो फिलॉसफी है वो आप लोग आर्टिकल 51 से, भारत के संविधान में विदेशियों के साथ क्या संबंध होने चाहिए, ये आर्टिकल 51 में दिया हुआ है, जिसमें 4 क्लासेस हैं, 1, 2, 3, 4 कि फ्रेंड रिलेशन होना चाहिए, इंटरनल रिलेशन में माना इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज हैं उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए और इस तरीके से जीना चाहिए कि एक दूसरे को प्रमोट करें। ये तो बात हो गई सब कुछ। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन, उसका बेसिस क्या होना चाहिए। तो देखिए जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो उसको इस बात पर आप मेंटेन रखेंगे, ये आपको लिखने के लिए मैं आइडिया दे रहा हूँ कि स्टेट टू स्टेट रिलेशन से कम महत्व नेशन टू नेशन रिलेशन का नहीं देना चाहिए। इस बात को समझिए, आपको समझ में आया होगा कि मैंने बोला क्या। माने राज्य राज्य के बीच का संबंध जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र राष्ट्र का संबंध है। राज्य राज्य के संबंध को जब हम मेंटेन करते हैं, उसी को इंटरनेशनल रिलेशन का बेसिस बना लेते हैं, तो होता क्या है कि मान लीजिए गोटाबाया राजपक्षे की सरकार आज है, पहले भंडारनायक की, अब हमारा, और यहाँ पर पहले यूपीए की सरकार थी, अब जो है वो एनडीए की सरकार है। पहले एक तरीके से मोटा मोटी कह लिया जाए सेंट्रलिस्ट या राष्ट्रवादी कांग्रेसी सरकार थी, आज दक्षिणपंथी लोगों की सरकार है। कल वहाँ पर जो पाकिस्तान में सरकार थी वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, आज कहा जाता है कि अंडर द एजिस ऑफ संरक्षण में, मिलिट्री के संरक्षण में इमरान खान की सरकार है। और कल को अफ़गानिस्तान में अभी तक जो है वो गनी की सरकार है, कल हो सकता है तालिबान के अलायंस में सरकार आ जाए। राज्य राज्य के बीच में जब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं वो उनके टेंडेंसी इफेमेरल या क्षणिक या यूँ कह लीजिए शॉर्ट लिव्ड होती है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ऐसे पठारी चट्टान पर बनाना चाहिए कि राजनीतिक उठापटक से हमारे बायलैटरल या ट्राइलैटरल संबंध प्रभावित ना हो। पाकिस्तान के साथ भी जो हमारी गड़बड़ी हो रही है संबंधों को लेकर के, उसकी भी वजह यह है कि हमने राज्य राज्य के संबंध को तरजीह दे करके राष्ट्र राष्ट्र के बीच के संबंध को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये श्रीलंका के साथ हुआ। श्रीलंका के साथ जो हमारा जो राजीव गांधी ने पीस कीपिंग फोर्स भेजा था, उसकी वजह थी राष्ट्र राष्ट्र के संबंध को मजबूत करने के लिए, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन था वो फॉल्टी था। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि देयर शुड बी द हैप्पी ब्लेंडिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड नेशन एंड नेशन। इस बात का ध्यान रखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि राज्य के संबंधों को उपेक्षित कर दिया जाए, लेकिन ये भी नहीं किया जा सकता है राष्ट्र के संबंधों को उपेक्षित कर दिया जाए। ये राष्ट्र के संबंध क्या होते हैं, माने रिलेशन बिटवीन पीपल टू पीपल, पाकिस्तान लोग और हिंदुस्तान के लोगों के बीच के संबंध। और राज्य राज्य के संबंध का मतलब हुआ उसके चुनी हुई सरकार के संबंध, सरकार के संबंध। सरकारें जैसे भारतवर्ष में है, तमाम सारी सामाजिक सांस्कृतिक ऐसी क्रियाकलाप हैं जो राज्य की सत्ता के बदलने के साथ नहीं बदलते।
ऐसे ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नींव होनी चाहिए कि लोगों के बीच में बनने वाले, जिनको हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं, कि माने इकोनॉमिक है, कल्चरल है, सोशल है, ये आपस में मैच कर। अब जैसे हमको इस बात की चिंता होती है कि अफ़गानिस्तान में हमारे जो प्राचीन धरोहर थे उनका वो तालिबान इज्जत नहीं करता है, वहाँ बौद्ध मूर्तियों को गिरा दिया। अब बौद्ध की मूर्तियों से वो तो आर्कियोलॉजिकल वैल्यू की हैं, हिस्टोरिकल वैल्यू की हैं। तो यदि हमारा डायलॉग जो है वो नेशनल डायस्पोरा के साथ हो, लोगों के साथ हो, तो जो राजनीतिक उठापटक है, अब देखिए चाइना के साथ जो हमारा संबंध है, चाइना के साथ संबंध जो है, चाइना की सरकार ने तिब्बत पर आक्रमण करके और तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और उसको कहता क्या है, लिबरेशन ऑफ तिब्बतन पीपल। वो कहता है ये तो तिब्बत के लोगों का वो है, उनकी स्वतंत्रता है। आपने तिब्बत पर जब उन्होंने कब्जा किया तो आपने इंटरफेयर नहीं किया, और फिर तिब्बत का हेड ऑफ स्टेट दलाई लामा जब भारत आया तो आपने उसको संरक्षण दिया। चाइना को मौका मिल गया, उसने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि पॉलिटिकल रिफ्यूजी को संरक्षण देना माने आप डायरेक्ट आप एनमिटी ले रहे हो। तो या तो तिब्बत पर चाइना के आक्रमण को रोकते या उसके पॉलिटिकल हेड को आप अपने यहाँ देते, कर लेंगे। नहीं, ये तो कल्चरल असाइलम है। अरे भाई, जब तिब्बत एक थियोक्रेटिक स्टेट था तो उसका हेड जो है वो पॉलिटिकल भी तो है। जैसे अब तो अफगानिस्तान का जो हेड है वो तो पाकिस्तान का जो हेड है, बांग्लादेश का हेड है, ये तो सब थियोक्रेटिक स्टेट है। अब इनका कोई हेड आपके यहाँ संरक्षण लेने आएगा तो पॉलिटिकल है कि कल्चरल? ये तो सब इस्लामिक राष्ट्र के मुखिया हैं। अब तो अगल बगल के जितने राज्य हैं सब थियोक्रेटिक हैं, सब धर्मतंत्री हैं। तो गनी को कल ये तालिबान भगा दो, आप संरक्षण दे दोगे, तो गनी को कहोगे कि नहीं ये कल्चरल असाइलम है, ये तो गंधार के संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसा आपने दलाई लामा के साथ किया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दलाई लामा को संरक्षण देना खराब है, मैं ये कह रहा हूँ कि तिब्बत पर चाइना के एनेक्सेशन को ना रोकना खराब है। इसी तरीके से तालिबान के हैसियत को बढ़ने से रोकने में पूरा दबाव लगाना चाहिए था भारत को, और अमेरिका के साथ इस बात का दबाव बनाना चाहिए था कि तालिबान को केवल कुचलने का प्रयास नामुमकिन होगा अनलेस एंड अनटिल आप पाकिस्तान के साथ क्लियर कट लाइन नहीं खींच लेते हो कि या तो आप तालिबान के साथ हो या अमेरिका के साथ हो। तो हर देश की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, अंतर्राष्ट्रीय नीति है, वह उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी से जाती है। रोड फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी गो थ्रू द डोमेस्टिक पॉलिसी। इस बात का आप ध्यान रखें। भारत का जैसा अंतर्देशीय या कह लीजिए जैसी उसकी अपनी देशी नीति होगी वैसी उसकी विदेशी नीति होगी। अमेरिका में चूंकि कारपोरेट्स जो अमूमन वेपन्स बनाते हैं, वो फाइटर प्लेन बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, बम बनाते हैं, तो वही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको फाइनेंस करते हैं। तो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसी में वे लोग जो इस तरीके के आर्सेनल्स का निर्माण करते हैं वो प्रभावी भूमिका अदा करते हैं। इसलिए अमेरिका के राज्य की जीविका इसी बात पर निर्भर करती है कि अंतर्राष्ट्रीय वेपनरी की मांग, माने अंतर्राष्ट्र में कितनी ज़्यादा जो है वो बम की, मिसाइल्स की, फाइटर प्लेन्स की, इनकी मांग बनी रहे। तो शांति उसको सूट नहीं करती। तो और भारत के साथ क्या है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि गुड कॉप बैड कॉप, ये जो डिवीज़न किया जाता है, अच्छा सैनिक बुरा सैनिक, अमेरिका का सैनिक अच्छा है, तालिबान का सैनिक खराब है, ये फिलॉसफी ही खराब है। गुड बॉम्ब सेल बैड बॉम्ब सेल, ऐसा कैसे हो सकता है? अमेरिका का डाला हुआ बम अच्छा है, तालिबानियों का डाला हुआ बम खराब है। अमेरिका का डाला हुआ बम अच्छा है, रशियंस का डाला हुआ बम खराब है। मदर ऑफ ऑल बम्स अमेरिका डाल करके पूरे सेंट्रल एशिया को दिखाता है कि मेरे पास ये बम बनाने की सामर्थ्य है। रूस ने नहीं डाला फादर ऑफ ऑल बम्स, वो भी डाल करके कभी दिखाएगा कि मेरे पास भी अच्छे बम बनाने का, मेरा भी मार्केट, मेरा भी अच्छा प्रोडक्शन है, आप हमसे खरीदी। तो पूरी सेंट्रल एशिया को तो इन लोगों ने वो बना रखा है जैसे आपका शोरूम होता है कपड़े लत्तों का। तो इन चीज़ों को समझते हुए भारत को अब ज़रूरत आ गई है कि हम अपने नेबरली स्टेट्स के साथ पीपल टू पीपल डायलॉग जो है इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में जिंदा रखें, और स्टेट टू स्टेट रिलेशन में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहें। देखिए, मैं आपको 2 लाइनें बता रहा हूँ,
2 लाइनें आप इंटरनेशनल रिलेशन में आप लोग लिखने के लिए तैयार रहें कि वेयर पर द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड स्टेट इज कंसर्न, India should be very straightforward. The relation between Indian government and US government, the relation between Indian government and Pak government, the relation between Indian government and Chinese government, इनमें किसी तरीके का कोई समझौता आप मत करिए। लेकिन नेबरली स्टेट्स के साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि पीपल टू पीपल डायलॉग में आप रेजिलियंट रहें। आप डायलॉग को मत रोक दीजिए। डायलॉग के रोकने के बाद आपकी गति ही रुक जाएगी। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका हिंदी तर्जुमा मैं बता रहा हूं कि यह दुश्मन को हराना या दुश्मन को समाप्त करना नामुमकिन हो जाए तो उससे व्यापार कर लीजिए, वो आपका पार्टनर हो जाएगा। और जब पार्टनर हो जाएगा तो आपका नुकसान कैसे करेगा, क्योंकि आपका नुकसान उसका नुकसान। तो जो पीपल टू पीपल डायलॉग हैं उनके बीच में चलने दीजिए। इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच होता है, क्रिकेट होता है तो होने दो, कुछ ना कुछ तो। तालिबान के साथ बात नहीं करने का कितना बड़ा खामियाजा हमने भुगता था। हम सेना के साथ जब राज्य के साथ बातचीत करें तो कठोर रहें। लोगों के देखिए आपस में बातचीत में भी कभी कभी खराब बात निकल जाती है। पाकिस्तान को देखिए अमूमन मीडिया में भी आता है, टेलीविज़न पर आता है, पाकिस्तान को धूल मिला देंगे, ये कर देंगे। आप पाकिस्तान को धूल मिलाने की बात क्यों करते हो? वहाँ की सरकार बदमाशी कर रही है, ना कि वहाँ के लोग कर रहे हैं। आप लोगों के बीच के डायलॉग बने रह दीजिए, म्यूजिक बने रह दीजिए। वो जो उनका गाना है कि नदियाँ और झरने और क्या पंछी पवन के झोंके कोई सरहद ना रोके, तो ये नेशन के बीच में डायलॉग बने रहने दिया जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि दबाव बनता है। यदि अफगानिस्तान में हमने नेशन बिल्डिंग का काम किया है तो अब हमको तालिबान से डायलॉग भी करना चाहिए, क्योंकि ये तालिबान से आप डायलॉग नहीं करोगे, तालिबान मेजरली तमाम सारे अफगानिस्तान के हिस्से पर अपना कब्जा कर लेगा, तो नेशन बिल्डिंग में जो हमारा 3 बिलियन या इससे ज़्यादा का पैसा इन्वेस्ट है वो बेकार चला जाएगा। तो ये इस बात का ध्यान रखा जाए। और मुझे लगता है कि ये बात मैं खराब बताने जा रहा हूँ, लेकिन चूंकि भारत की आंतरिक नीति भी ऐसी है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जितनी सड़क योजनाएं थी जो कंप्लीट नहीं हुई थी, यूपीए ने 10 साल तक उनका रखरखाव नहीं किया। अरे क्यों भैया नहीं किया? वो कोई एनडीए का पैसा था? वो तो जनता का पैसा था। कानपुर लखनऊ के बीच की सड़क 10 साल तक, उन्नाव का जो पुल बनना था फ्लाईओवर, वो इसलिए नहीं बन पाया कि एनडीए की सरकार बदल गई। ये अपनी पॉलिटेक्निक का बना हुआ फ्लाईओवर सरकार बदल जाने के बाद लंबे समय तक ऐसे पड़ा रहा, किसी को चिंता ही नहीं होती। तो ये जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी है, यही इंटरनेशनल पॉलिसी में रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। हमें अफगानिस्तान के साथ जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जो सब जगह पर, श्रीलंका के साथ है। अब देखिए अमेरिका के साथ आपने रिश्ता निभाने की कोशिश किया, और ग्वादर में जो हमारा जो बंदरगाह था उसके बाद उसकी कनेक्टिविटी हमको बनानी थी। बाद में डोनाल्ड ट्रम्प में हम रहे तो ईरान ने कह दिया कि नहीं, हम जो है, अब ईरान हमारा कितना पुराना दोस्त है। आपको मालूम होना चाहिए हड़प्पा के ज़माने में भी इराक ईरान से हमारे संबंध थे। जो आज इराक है वो किसी ज़माने में प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का धरोहर हुआ करता था, जिसे मेसोपोटामिया कहते हैं। मेसोपोटामिया, मेसो माने मध्य, पोटामस माने वाटर। तो टिग्रिस और दजरा और अफरात जो इराक की 2 नदियाँ, उन्हीं के बीच में बची हुई सभ्यता थी। उनके हम 2 माध्यम से जुड़े हुए थे। एक तो हम सी रूट से जाते थे और दूसरा हम लैंड रूट से जाते थे। तो हमारा जो बॉर्डर है सुतका गंडोर, वो ईरानियन बॉर्डर है, तो हम सीधे उससे जुड़े हुए थे। अब ईरान के उतने पुराने संबंध को अब जब हम बहुत ज़्यादा डोलरम में रहे तो उसने ड्रॉप कर दिया। अब देखिए उज्बेकिस्तान जब अपना रिलेशन बना रहा है तो ईरान से जो बनने वाली सड़क है उसमें जानबूझ करके ग्वादर का नाम नहीं ले रहा है और सीधे सीपीई से जुड़ा जा रहा है। अब आप देखिए कि चाइना के साथ भी हम चाइना के साथ जो BRI जो है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसका ओरिजिनल नाम था 1 बेल्ट 1 रोड OBOR, तो उसका हम हिस्सा नहीं बने। ये ध्यान रखा जाए कि जब हम सबको छोड़ देते हैं तो सबको हम नहीं छोड़ते, हम सबसे छूट जाते हैं। अब हमारे चारों तरफ के सारे राज्य वो चाइना से BRI के वो बन गए हैं स्टेक होल्डर, हम नहीं हैं। अब आप ध्यान रखें कि जो हमारा अब चूंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हम जो डिलेड हुए, अब तो CPEC वहाँ से वो जा रहा है, उसका रूट गुजर रहा है।
अब हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर जो भी एक्शन लेंगे तो अब उसमें पाकिस्तान के स्टेक उतना इन्वॉल्व है जितना चाइना के इन्वॉल्व है। और पॉलिटिक्स में डिले हो जाना बहुत खराब माना जाता है। समय पर, जैसे कभी कभी ये कहा जाता ना कि बात बात पर जवाहरलाल नेहरू का क्यों नाम लिया जाए। अरे भाई, नेहरू का नाम इसलिए लिया जाए कि उन्होंने जो चीज़ पोस्टपोन कर दी आगे चलकर वो भयानक हो गई। ऐसे ही आज की सरकारें जो पोस्टपोन कर देंगी कल की तारीख में भयानक हो जाएंगी। इतिहास की किसी भी हल्की से हल्की किताब में कहा जाता है कि समय गंवा देना युद्ध गंवा देने के बराबर होता है। ये जो अशरफ गनी है, इन्होंने एक बड़ी ही होपफुल बात बोली है और उन्होंने बोला है कि तालिबान इज विनिंग बैटल्स, वी विल विन वॉर। ये लड़ाइयाँ तालिबान जीत रहा है, युद्ध हम जीतेंगे। युद्ध वो जीते, इसके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करना हमारी नीति होनी चाहिए। तालिबान ने समय चाहा था, ये उसकी स्ट्रैटेजी थी जो लोग समझ नहीं पाए। दोहा में बार बार वो इसलिए नहीं उपस्थित हो जाता है कि दोहा से उसे कोई पॉलिटिकल कंक्लूजन या सल्यूशन की अपेक्षा है। वो चाह रहा था कि अमेरिका थक हार हाफ करके चला जाए और अल्टीमेटली जैसा अमेरिका ने किया, अब वो कह रहा है स्ट्राइक करेंगे। भारत ने जो स्टैंड लिया है, भारत ने स्टैंड ये लिया है कि हम जितनी भी सिविलियन हेल्प है वो अफगानिस्तान के साथ करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट मिलिट्री हेल्प नहीं करेंगे, हमारा सैनिक जमीन पर नहीं उतरेगा। हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान सरकार के साथ भारत अलायंस मतलब बातचीत कर रहा है, उसे तालिबान के डेलीगेट से भी बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तालिबान ने भी कहा है कि हम अफगानिस्तान को नेबरली पावर का वो चारागाह नहीं बनने देंगे। देखिए, एज ऑफ नाउ अभी क्या हो रहा है कि अफगानिस्तान एक तंदूर बन रहा है जिसमें हर आदमी अपना अपना मुर्गा अपने अपने ढंग से सेक रहा है। अमेरिका ने सेका, उसका कुछ जलने लगा तो वो निकल लिया। चाइना को केवल इतना इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिला करके इंडिया को डिस्टर्ब करता रहे। एलएसी जब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारा उसका फेस ऑफ हुआ और जब से उसने जाना कि नहीं, हम अब उस तरीके के ढुलमुट विदेश नीति वाले लोग नहीं हैं, तब से उसने इंडिया, चूँकि चाइना को आप ये ध्यान रखिए कि उसने भारत पर एक आक्रमण के अलावा अभी तक जितनी भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन किए हैं उसने एक भी बुलेट फायर नहीं की है। और हम भी यदि 1962 को ठीक से हैंडल करते तो चाइना इस तरीके से विक्टोरियस होते हुए सीज फायर नहीं करता। तो चाइना युद्ध नहीं लड़ता है, युद्ध लड़ सकने की सामर्थ्य केवल दिखाता है। तो चाइना का स्टेक, वो तालिबान चाइना का भी कठपुतली नहीं बनना चाहेगा, पाकिस्तान की भी कठपुतली ना बने, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तालिबान के जो समर्थक हैं जैसे हक्कानी या जैसे मोहम्मद या लश्कर तैयबा और बदले हुए नाम के साथ अभी भी अलकायदा उसके साथ लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से तालिबान अपना चोला बदलना चाहेगा, पॉलिटिकल रिकग्निशन के लिए चोला बदलना चाहेगा। तो हम चाहेंगे कि भारत भी तालिबान के चोला बदलने में प्रयास करे, क्योंकि अल्टीमेटली अंग्रेजी की जो कहावत जो जे.एल. नेहरू जी को कभी बड़ी ख़राब लगा करती थी, हालांकि वो खुद ही इसको कोट करते थे कि लास्ट स्टेज ऑफ ए स्काउंड्रल इज पॉलिटिक्स। किसी भी बदमाश की अंतिम शरण स्थिर राजनीति होती है। तो तालिबान भी राजनैतिक पद पा करके संतुष्ट होगा, लेकिन फिर उसकी बदमाशी छूटेगी। और ऐसे समय के लिए ज़रूरी है कि तालिबान से डायलॉग हम स्टार्ट कर दें। हम वेट ना करें कि जब वो पावर इनथ्रोन्ड हो जाएगा तब हम अपना डिसीजन क्या लेंगे। तो एक खिड़की खुली छोड़ दें तालिबान से बातचीत करने के लिए। नेशन बिल्डिंग के जो काम हम कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ अशरफ गनी की सरकार के साथ हमारा डायलॉग बना रहना चाहिए, लेकिन हम अफ़गानिस्तान की परिस्थितियों से स्पेशली तालिबान को लेकर के न्यूट्रल नहीं हो सकते। अब न्यूट्रल माने इनडिफरेंट, न्यूट्रल तो होना चाहिए, इनडिफरेंट नहीं हो सकते। हमें न्यूट्रलिटी के साथ एक्टिव माने इंटरवीनिंग अप्रोच अपनानी चाहिए। तालिबान के साथ भी हमें इस बात का अंदेशा, चूँकि तालिबान अब अफ़गानिस्तान की सच्चाई है और अफ़गानिस्तान की ज़मीन का ये सच है
कि वह कभी भी बहुत यूनिफाइड सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहता है। चाहे वो गजनी का ज़माना हो, चाहे खलजी का ज़माना हो, हमेशा से अफ़गानिस्तान में कबीलाओं का, जैसे आप वहाँ के लोदी हैं, सैयद, जो वहाँ के मूल कबीले हैं, उनका भारत में जो कभी शासन रहा तो वो भी सेंट्रलाइज नहीं रहा। तो उनके स्वभाव में सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं पाई जाती है। तो इस हकीकत को हमें पहचानना होगा। चाइना अफ़गानिस्तान में एक लूज कॉन्फिडेंसी टाइप की ही गवर्नमेंट बनेगी। हो सकता है कि तालिबान और गनी की सरकार के बीच में ऐसा बने, तो हमें दोनों लोगों के साथ एक माने तालिबान से भी बातचीत जो वो ऑफ़र करता है, तालिबान चाहता है हमसे बातचीत करना, हम ही नहीं चाहते बात करना, तो हमको उससे डायलॉग बनाना चाहिए। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अफ़गानिस्तान में भले ही 2-3-4 लोगों की कोलिशन गवर्नमेंट बने, लेकिन उसके साथ हमारे पीसफुल रिलेशन बने रहें।